कांग्रेस से आप जुड़े हुए थे। जयप्रकाश के आंदोलन में थोड़ी बहुत मेरी भूमिका रही। पहले ऐसे व्यक्ति राहुल गांधी की तस्वीर आपने दिखाई है? वो तस्वीर उन्हें दिखाई है ना, सोशल मीडिया वगैरह पे कभी ज्यादा हुआ। किशनगंज का जो वाकया वो लोग बता रहे हैं कि 120% किसने दिया? मेरा सवाल ये है, कई सीटों पे जो है 10,000 की 12,000 का अंतर टोटल वोट का था। नमस्कार, मैं सुनील चौपाल डायरी में आपका स्वागत करता हूँ। बिहार का चुनाव नजदीक है, इसको लेकर सरगर्मी काफी तेज है। इस सरगर्मी के बीच हम चुनावी डायरी को खोल रहे हैं। कई पन्ने खुले हैं और कई पन्ने खुलने बाकी हैं। इस कड़ी में हम आज उस शख्सियत से बात करेंगे जो सामाजिक जीवन में काफी सक्रिय हैं। उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। राजनीति के मंच पे कांग्रेस के जमीनी नेता के रूप में इनकी पहचान होती रही है। आनंद माधव जी, आपका चौपाल डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनील मिश्रा जी। सर, आप ही की जुबानी हम सुनना चाहेंगे। अपने दर्शकों को आप बताइए, मेरे चौपाल डायरी के दर्शकों को बताइए कि कैसी आपकी जर्नी की डायरी जो है कैसी खुलती है, कैसे आप आपकी पढ़ाई कैसी हुई, आपका बचपन कैसा बीता, कैसे आपका परिवार रहा। इन सब बातों को आप जो है हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि मेरा बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। मैं हबीबपुर जिला स्कूल का छात्र था, वहां से मैंने मैट्रिकुलेशन किया। फिर इंटरमीडिएट की शिक्षा मैंने बुरारका कॉलेज सुल्तानिया से प्राप्त की और उसके बाद आगे चलकर मैंने ग्रेजुएशन किया टीएमबी कॉलेज भागलपुर में, जो कि इसमें बिहार का बहुत बड़ा कॉलेज था, आज भी है। वो टीएमबी से बीए करने के बाद फिर मैं पटना विश्वविद्यालय आ गया, जहाँ मैं राजनीति विज्ञान में हमने अपनी पढ़ाई पूरी की। तभी से मेरी दिलचस्पी राजनीति में भी थी, सामाजिक कार्यों में भी थी। लेकिन चूंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो बहुत हम्बल फैमिली का था, इसके कारण वो स्थिति नहीं थी कि मैं कहीं उस दिशा में आगे बढ़ सकता। तो नौकरी मेरी मजबूरी थी, तो मैं फिर मीडिया जगत में आ गया। लेकिन आपको सही ये बता दूं कि मैंने मीडिया जगत में नौकरी करने के साथ साथ उसके बाद फिर मैंने बीए भी किया और आईसीपी सीएसआर में मैंने किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये भी हमने किया साथ साथ पढ़ाई करते। ये आपकी पढ़ाई लिखाई की लंबी आपकी जो है आपने गिनाए, तो बचपन में कभी क्या आपने सोचा था क्या कि राजनीति के क्षेत्र में आप आएंगे? मुझे याद है बीए के परीक्षा में मेरे लिए उसमें लेख आता था लिखने के लिए, योर एम्बिशन इन लाइफ। तो मैंने लिखा था उसमें, आई वांट टू सर्व द नेशन बाय एनी मींस, टू बिकम अ गुड लीडर सो दैट आई कैन सर्व माय पीपल ऑफ दिस कंट्री। उससे ये बिल्कुल जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं से राजनीति मेरे अंदर लगी हुई थी, जिसको मैंने व्यक्त करना चाहा अपने उत्तर के माध्यम से। बचपन में आपको किसने ज्यादा प्रभाव डाला, अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व तो आपके जहन में हो? ऐसा है कि सबसे पहले तो मेरे पिताजी आ गए और मेरे पिताजी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत महान व्यक्तित्व था। किसी भी घर आए, किसी भी व्यक्ति को वो भूखे नहीं जाने देते, कोई भी हो, कहीं से आए, चाहे वो मेरा मित्र हो या फिर उनके कोई रिश्तेदार हो या फिर गांव का। तो सबसे ज्यादा तो मैं अपने पिताजी से प्रभावित था, उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद और उन्हीं के कर्मों का मैं आज फल। वो भी कहीं सामाजिक जीवन में जुड़े थे क्या? क्योंकि आप सामाजिक कार्यों में शुरू से ही आप जुड़े रहे हैं और काफी काम मेरे किए। पिताजी तो ऐसे सरकारी नौकर थे, लेकिन उनकी रुचि रही और वो जन सेवा में लगे रहते थे, गरीबों की सेवा करना, और कहीं कोई क्राइसिस अगर हो तो वैसे में आगे आके लोगों को सहायता करना, ये उनके स्वभाव में था। उसको देखते हुए थोड़ा मैं उनसे हमेशा प्रभावित रहता था। बहुत संवेदनशील थे मेरे पिताजी, कुछ उनसे मैंने लिया है। आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि जीवन में दूसरा जो होता है वो गुरु होता है, जो आप पे तो प्रभाव डालता है। लेकिन अगर राजनीतिक व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे अधिक और सबसे गहरा प्रभाव मेरे जीवन पे इंदिरा जी ने का है, क्योंकि उनके बोलने का ढंग, उनके चलने का ढंग, उनके काम करने का तरीका से मैं बहुत प्रभावित। राजीव गांधी की मुस्कान भूलते नहीं बोलते हैं,
मैं याद है कि एक बार मैं राजीव जी से मिलने के लिए गया था। मेरा जो समय मिला था अपॉइंटमेंट वो 9:30 का था। मैं बैठा था प्रतीक्षा में कि मेरा समय कब आएगा। सांसद वरीय राजनीतिक दल आते थे और मिलने चले आते थे। अंततः लगभग 12 बजे करीब मुझे बुलाया गया। ये दिल्ली में आपकी मुलाकात दिल्ली के जब सभा प्रधानमंत्री थे ये तो 90 राजीव गांधी। हाँ, ये वाक्य बहुत बेहतर है, बेहतर बढ़िया है, जिसको मैंने लिखा भी था बाद में। और जब मैं राजीव जी के कक्ष में अंदर गया, मैंने कहा कि प्रणाम करने औपचारिकता के बाद मैंने सीधे कहा कि ये प्रधानमंत्री निवास है, यहाँ हम जो देखेंगे वही करेंगे नीचे का। मेरा समय 9:30 था, लगभग 12 बजे आपसे मिलने आ रहा, तो मेरे समय भी कीमती है, 2.5 घंटे। तो राजीव गांधी जी वो मुस्कुराते रहे, देखते थे। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि आपको इतना इंतजार करना पड़ा, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। यही कारण है। कांग्रेस से आप जुड़े हुए थे या फिर आप पढ़ाई कर रहे थे छात्र जीवन में? मेरी रुचि थी और इंक्लाइन मैं कांग्रेस से शुरू से ही रहा। जब प्रकाश के आंदोलन में थोड़ी बहुत मेरी भूमिका रही थी कांग्रेस के विरुद्ध, जिसमें मैं मैट्रिक का छात्र था। लेकिन उसके बाद 1980 से जो मैंने रवैया देखा इन संघियों, मुझे लगा कि किसी भी तरह से देश के हित में नहीं है। उसके बाद तब से मैं कांग्रेस के साथ मेरा लगाव, नौकरी करते हुए मेरा लगाव। तो मेरे कोई वाकया आपको याद है कि इंटरेस्टिंग वाकया हो, कि आंदोलन चल रहा हो, फिर राजीव गांधी आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, इस दौर में आपके साथ क्या सोच थी? एक तो छोटा सा वाकया है जिसके कारण काफी परिवर्तन हमारे जीवन में भी आया। वो आया इस तरह से कि जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी और मैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के यहाँ आया किसी एक काम के। उस समय मैं BA का छात्र, वहां पे एक दो और मंत्री बैठे, वो मंत्री अनुभव में और में बड़े थे। तो जो मैंने जब काम बताया उनको, तो जो उनका जवाब मिला उससे मैं बहुत प्रेरित हुआ। उन्हें कहा, देखिए आजकल के अभिभावक खुद तो अपना काम करते हैं और अपने बच्चों को इस तरह से खुले रूप से राजनीति में जोड़। तो मुझे इस बात की तकलीफ हुई कि मैं आया उनके पास, कुछ सोचे कुछ काम ना करके मेरा काम, लेकिन कम से कम बात तो सही ढंग से किया। और उन्होंने मुझे मेरे पिताजी को पूछा, और मेरे पिताजी आदर्श है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और उस दिन से लेकर आज तक मैं कांग्रेसी हूँ और आजीवन है। तो क्या विचारधारा को क्लैश था क्या? कुछ इसी तरह की बातें थी जिसके कारण। एक और आपके जीवन में मजेदार वाकया आता है कि अब तो सामान्य बातें हो गई है कि सभी लोग प्रेम विवाह करते हैं, आप उस दौर में प्रेम विवाह की काफी चर्चा में रहा, तो उसको लेकर कुछ मजेदार किस्सा कहानी आपको याद हो? कैसे आपने वो एफर्ट किया, परिवार का कैसे रिएक्शन था? हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर सुस्मित चक्रवर्ती, वो PNB कॉलेज में थे। वो हमारे ससुर जी, उस समय तो ससुर जी नहीं थे, लेकिन होने वाले ससुर जी से बहुत अच्छे मित्र थे। हमारी पत्नी यहाँ पटना विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की छात्रा रही। तो हमारे होने वाले ससुर जी ने उनसे पूछा, डॉक्टर सुस्मित चक्रवर्ती जी से, कि आप कोई एक अच्छा स्टूडेंट बताइए, कोई टीचर बताइए जो मेरी बेटी को थोड़ा सा गाइड कर सके। तो डॉक्टर चक्रवर्ती, मैं उनका धन्यवाद दूंगा डॉक्टर चक्रवर्ती का, उन्होंने मेरा नाम लिया। आनंद बहुत अच्छा लड़का है और पढ़ने की भी तेज है, आप उससे संपर्क कीजिए। मेरे ससुर जी, मैं श्री कृष्ण नगर में रहता था, वो महेंद्रगढ़ पटना की बात है। उन्होंने बुलाने के लिए भेजा, फिर गाड़ी भेजी
थोड़ा मैं पढ़ने में बदलाव किया शुरू से। ठीक ठाक रहे तो मेरा भी तो नहीं था, लेकिन शिक्षक ने सम्मान दिया गया तो अंत में मैं लेकिन मैं गाड़ी से भी नहीं गया उनके यहाँ बुलाने के लिए नहीं गया, लेकिन बाद में जब फिर उनका फोन आया तो मैं साइकिल से महेंद्र से कृष्णनगर से, और तब मैंने जो पहली बार देखा उसको, ऐसा नहीं कि अवसर, लेकिन पढ़ने के प्रति जो उसकी रुचि देखी तो मुझे लगा कि नहीं बस संभव हो इससे शादी पहले ही आपने ये सोच लिया था, पहली मुलाकात किया थी पहली, जिसको उसको ये सोचने में कुछ महीने लग गए, शायद मुझे लगता है 10 साल भी लग गए। अब आपके जीवन के जर्नी को और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आप कई बड़े संस्थान में काम किए, खासकर मीडिया संस्थानों में काम किया, दैनिक जागरण, टाइम्स, ये सब का अनुभव आपका कैसा रहा कॉर्पोरेट जगत का? मैं उसके चेहरे पता नहीं, पहले एक बात और मैं सुन ली, आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का दफ्तर हुआ करता था, आकाशवाणी के, वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जिसका नाम था किचन। ये किस दौर के बाद में, कौन से मैं बता रहा हूँ, मेरी शादी के पहले की बात थी, 1989 या 88 की मध्य के आसपास। तो मैंने उसे बुलाया मिलने के लिए, सुबह थी तो सुबह का समय था, लगभग 11 बजे तक वो हमारे पास आ गई मिलने के लिए। वहां पे हम दोनों बैठे और पकौड़ा और कॉफी ये उन्होंने बनाया, तो हमने पूछा उससे, अच्छा ये बताओ, अगर कोई तीसरा आदमी अभी आया और देखे कि सुबह सुबह एक लड़का और एक लड़की इस रेस्टोरेंट में बैठा है, क्या करो? तो बोले दोस्त। हमने कहा वो मानेगा, सोचने लगे, हमने कहा चलो इसको रिश्ते में। पॉकेट खर्चा के लिए कुछ काम करते थे या पिताजी ही भेजते थे पॉकेट खर्चा? मैं उस समय मैंने चुने, उस समय रेस्टोरेंट हुआ करते होंगे पटना में। आज अखबार में मैंने काम की शुरुआत की थी, और वहाँ पे मुझे विज्ञापन भी लाने के लिए कुछ इसमें से पैसे मिलते थे और लिखने के लिए कुछ पैसे मिलते थे, उसी में लोग कि कांग्रेस में है, बिहार में चुनाव है, और राहुल गांधी भी बिहार में काफी सक्रिय, कई बार दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी से सच्चा व्यक्ति कोई आज के दिन में राजनीतिक के रूप में आप नहीं देख सकते हैं। व्यक्ति देश के लिए सोचता है, देश के अच्छे के लिए सोचता है। राहुल गांधी में एक और खासियत ये है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और निश्चित रूप से आप ये देखेंगे राहुल गांधी जी ने जब से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है, तब से वो संघर्षरत लगातार है। उन्होंने पूरे देश की लगभग यात्रा की, ये हम सब लोगों ने देखा। राहुल गांधी के बारे में अफवाहें फैलाने में जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग हैं, जितने खर्च किए, उनका सारा पैसा बेकार चला गया। आज के दिन में राहुल गांधी को कोई भी देश में नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं कि वो विपक्ष के नेता हैं, बल्कि वो आज एक ऐसी शक्ति बन चुके हैं, और आप ये कह सकते हैं कि वो कल का भविष्य हमारे प्रधानमंत्री के रूप में आप देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तस्वीर अगर आप कभी आए हमारे घर पर, मैं दिखाऊंगा कि 2014 की है, 2014 की है। मैंने नीचे कैप्शन दिया है, मेकिंग फ्यूचर प्लान्स। अच्छा, पहले ऐसे व्यक्ति की राहुल गांधी की तस्वीर आपने दिखाई है? वो तस्वीर उन्हें दिखाई है ना, सोशल मीडिया वगैरह पे कभी ज्यादा हुआ। बिहार को लेकर ज्यादा बातचीत हुई, आपकी व्यक्तिगत राजनीति में एंट्री को लेकर बातचीत नहीं, उसमें कोई राजनीतिक एंट्री की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। उस समय सिर्फ बिहार की चर्चा हुई और देश की चर्चा हुई, और हमने उनको उसी दिन कहा था कि आई हैव कम हियर टू मीट द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, नॉट ओनली द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो होता है कि किसी को फ्लैटर किए तो वो खुश होते हैं, लेकिन राहुल जी के चेहरे पे ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बस थैंक यू का मुस्कुराया और बैठ गए।
तो वो लगभग 30 मिनट या 40 मिनट की बातचीत में आपने क्या ऐसा देखा कि आप तुरंत डायनेमिक उस समय 30 मिनट 40 मिनट नहीं, 15 से 20 मिनट की बातचीत हमारी उनसे हुई। हमने देखा कि वो आदमी में जो एक सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक कैपेसिटी थी जिससे कि वो सब चीजों को अंदर में ले लेते थे। जितनी ये बातें कही हमने पार्टी की भी कई अनहोनी बातें जो मुझे समझ में आता तो मैंने कही, सबको उन्होंने अपने अंदर ग्रहण किया उन सब चीजों को। उन्होंने इनपुट्स मांगे हमसे कि आप बताइए इसमें कैसे क्या होना है। मैंने बताया। तो ये था कि मतलब कोई लीडर अगर आपको पेशेंटली सुनता है इसका मतलब वो कुछ करना चाहता कांग्रेस के भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कोई नया मतलब राहुल गांधी के पास अभी आपको विजन दिखता है? है। ऐसा है कि कांग्रेस के अलावा देश में और अभी कुछ नहीं है। कांग्रेस ही देश का भविष्य मेरा ये मानना है। इसका कारण है कि जिस तरह से देश को बांटने की बात चल रही है, देश को तोड़ने की बात जिस तरह से चल रही है, आपको ये बात सुनील जी समझना होगा कि 1947 में भी जितना ये देश नहीं बटा हुआ उससे कहीं अधिक आज ये देश बटा हुआ है या देश डरा हुआ है। और ये आज की अगर आप बात करें, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो भी आया है 2003 में हुआ था, इसके पहले तो उस समय पार्लियामेंट इलेक्शन में 1 महीने का समय था, सॉरी 1 साल का समय था, और असेंबली इलेक्शन में 2 साल का समय था। लेकिन इसमें आपको 2 या 3 महीने का समय मिला। इस पे कोर्ट ने ही प्रश्न उठाया। आप देखिए मतलब ढिठाई देखिए इलेक्शन कमीशन की कि इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी मंशा जाहिर की थी, सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स थे उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया और उसको काफी कर दिया। एक बात और इसमें देखने वाली बात है और समझने वाली बात है कि आधार कार्ड किसने इश्यू किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पैन कार्ड किसने इश्यू किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। राशन कार्ड किसने इश्यू किया? स्टेट गवर्नमेंट ने। तो वोटर आईडी कार्ड किसने इश्यू किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेक काम किया है। तो दोषी कौन? ये देखना। एक और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि अगर ये दोषी वोटर लिस्ट हमारा है, अगर वोटर लिस्ट में गलतियां हैं तो 24 से नहीं रही होंगी। इसका मतलब फर्जी सरकार है। इसका मतलब वर्तमान सरकार फर्जी है ना, अगर वो फर्जी वोट पे जीता गया। हाँ, किसी की मृत्यु हो गई है तो वो डिलीट हो जाएंगे, डुप्लीकेसी है तो वो डिलीट हो जाएंगे। इसके लिए आपको करना चाहिए, कैंपेन चला के करना चाहिए, टाइम देना चाहिए इसमें करके। ये मानसून का समय है, मानसून का समय है। इस मानसून के समय में हमारे बिहार के अधिकांश जो लोग हैं पलायन में सबसे अधिक है, 2 करोड़ से लोग ज्यादा बाहर गए हुए हैं। अब ये समझिए कि कैसे हो रहा है। हमने तो आपसे भी अगर हम पूछे तो जितने डॉक्यूमेंट्स 11 मांग रहे हैं, उसे 11 डॉक्यूमेंट से बहुत सारे ऐसे हुए जो आपके पास भी नहीं होंगे। किशनगंज का जो वाकया वो लोग बता रहे हैं कि 120% किसने दिया? किसने दिया? मेरा सवाल ये है अगर 120% वहां पे वोटर आईडी कार्ड है तो दिया किसने? भारत सरकार ने दिया। उसके लिए आप रेटिना की जांच करते हैं, 5 उंगलियों की जांच करते हैं, ऑल फेक, सब गलत है ना। इसका मतलब पूरा फर्जी है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं सब फर्जी डेटा पे कर रहे हैं, तो वो पैसे जा पा रहे हैं। हाँ, अगर ये फर्जी है, आप कह रहे हैं भाई 1 करोड़ 2 करोड़ फर्जी लोग हैं, आप सब्सिडी में जो उनको पैसे दे रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? किसके खाते में जा रहे हैं? किस पॉकेट में जा रहे हैं? ये आनंद फानंद में लाने के पीछे क्या वजह आप मानते हैं? मंशा सीधी है। आप देखिए पिछले चुनाव का अगर विश्लेषण अगर आप करेंगे सुनील जी, तो आप देखेंगे उसमें कि मत 12,000 कई सीटों पे जो है 10,000 के 12,000 का अंतर टोटल वोट का था। अच्छा, जिससे इनकी सरकार बनी है। यानी कहीं हम 1300 वोट से आ रहे हैं, कहीं 13 वोट से आ रहे हैं। तो समझने की जरूरत है, ये घबरा नहीं। इतना कम अंतर था तो निश्चित रूप से हमारी सरकार, ऐसे भी हमारी सरकार आ गई है इस बार, महागठबंधन की सरकार आएगी, ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ, बहुत दावे के साथ कर रहा हूँ। लेकिन वो 12,000 कैसे बड़ा हो अंतर, इसका ये प्रयास है। गरीबों को, पिछड़े हैं, दलितों को, जो ऐसा क्लास है जो क्लास अपना काम खुद नहीं कर सकता है, जो परेशानी पढ़ने नहीं आता है। चुनाव की जब बात चल ही रही है तो
कांग्रेस तेजस्वी यादव को स्वीकार करेगी? समझने वाली बात है, इसमें कोई प्रश्न कहीं उठता है क्या? आज के दिन में भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में नहीं हो लेकिन पार्टी सबसे बड़ी है। महागठबंधन की सरकार आती है, तो ये तो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र का ये प्रक्रिया है। तो उसमें जो सबसे बड़े दल का जो नेता होता है, सब लोग उसको सहमति देते हैं। जो विधानसभा में जो विधानमंडल दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री होगा। तो कोई प्रश्न है क्या? साफ है जो सवाल है, नहीं समय बर्बाद करने के लिए सवाल। इंदिरा गांधी से आपकी मुलाकात कभी हुई है? हाँ हुई है। और राजीव गांधी से तो मुलाकात आपकी हुई है, आपने बताया है। इंदिरा जी से हुई, राजीव जी से हुई, राहुल जी से। इंदिरा गांधी की कोई प्रसंग ऐसा जो आपने मुलाकात की हो जो अभी भी आपके जहन में हो? काफी देखिए, इंदिरा जी से मुलाकात जो हुई थी वो एक सफदरजंग रोड वहीं पे वो मिलती थी। मैं छात्र जीवन में था, तब उस समय में गया था। उस समय पहली बार कांग्रेस के काफी दिनों के बाद डॉक्टर शिवचंद झा जी हमारे विधायक हुए थे भागलपुर से। तो मुझे लगा कि मैं जाके बोलूंगा तो झा जी शायद मंत्री हो जाए, भागलपुर को कुछ लाभ हो जाए। तो लोगों के बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इंदिरा जी से समय लिया। और उसके ना अगर आप कभी जाए एक सफदरजंग रोड में तो वो स्मारक है, उसमें आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के उस पार उस तरफ में सांसद और विधायक लोग खड़े होते और पेड़ के इस तरफ हम लोग जो जनता होती थी, इंदिरा जी निकलती थी, सबसे मिलती थी। मैंने ये देखा तो जैसे अलग जिससे समय दिया हुआ है वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे जो मिलती थी तो मैंने देखा कि किसी के पास वो 30-35-40 सेकेंड से ज्यादा नहीं। हमारे आगे से ही गुजरी, मैं लिख के ले गया तो मैंने वो कागज दिया, प्रणाम किया, मैंने बताया कि मैं बिहार भागलपुर से आया हूँ। 30-40 सेकेंड बीत के फिर वो आगे चली गई। उम्र कम था मेरा, मैं दौड़ के सामने चला गया। दूसरी बार सामने वाली पंक्ति में घूम के उधर से वो आती, तो सिक्योरिटी ने रोका। तो इंदिरा जी ने देखा सिक्योरिटी वालों ने, सिक्योरिटी वालों ने फिर हमारे सामने से गुजरे। तो मैंने उसमें ही कहा कि भाई हमारे इतने दिनों के बाद भागलपुर में कांग्रेस जीत कर आई। इंदिरा जी की संस्मरण शक्ति की बड़ी चर्चा की जाती है कि बहुत दिमाग की तेज थी, बातों को नहीं भूलती थी। तो फिर ऐसा वाकया हुआ कि आप उनके सामने एक ही बार मैं मिला उनसे और उसके बाद फिर ऐसा मौका मिला नहीं, सुनने के लिए मैं गया था। आज आपको क्या लगता है कांग्रेस को जो है कड़क निर्णायक इंदिरा गांधी जैसे नेता की जरूरत है? राहुल जी जो है वो काफी हद तक कांग्रेस को समझ चुके हैं और खुले मन से उन्होंने कई बातें की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की निंदा भी कई बार की। हमको लगता है कि अभी हमारे देश में सबसे सतर्क नेता है राहुल गांधी जी, और वो उन्होंने बहुत संघर्ष किया है अपने परिवार में, उन्होंने बहुत कुछ खोया है। राजीव गांधी जी को टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, भारत में काफी टेक्नोलॉजी उन्हीं के दौर में आया है। तो आपको उनके विजन से क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, राजीव गांधी जी ने दो काम किया इस देश के लिए। एक तो उन्होंने ये संचार क्रांति लाया, जिसके प्रणेता माने जाते हैं, और अभी हम लोग बैठे हुए हैं ये उन्हीं की देन है। ये पॉडकास्ट में जो बैठे हुए हैं उन्हीं की देन है। उन्हें याद है उस समय का वाकया है कि हमारे विपक्ष के नेता बैलगाड़ी से संसद गए थे इसके प्रतिरोध में, लेकिन आज वो इसका बखूबी उपयोग करते हैं। और आपको पता ही होगा कि आईटी से लोग बहुत मजबूत है, कितने फेक ट्वीट और ये सब डालते रहता है। तो निश्चित रूप से संचार जगत के आज भारत अग्रणी है, इसका श्रेय 100% राजीव गांधी जी को जाता है। आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और हमेशा अध्ययनरत रहे हैं, तो आज के युवा जो है इंदिरा गांधी या राजीव गांधी से क्या सीखे? देखिए, हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व है और अलग अलग चीजें हैं जिसको सीखा जा सकता है, जिसको लेके आगे चला जा सकता है। निश्चित रूप से इंदिरा जी बहुत दृढ़ निश्चयी थी, जो सोचती थी वो करती थी। और उन्होंने कभी ट्रेन समय पे चल सकता है ये इंदिरा जी ने ही देश को बताया। लोग समय से दफ्तर आ सकते हैं, इंदिरा जी ने ही सबको देश को बताया। तो कई चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने सोचा, उन्होंने किया।
ठीक है, उनको बहुत तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी अच्छाइयों को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो उनका जो उनके खिलाफ में जो चीजें हैं, वो छोटी पड़ पाएंगी। राजीव गांधी ने देश में जो क्रांतिकारी परिवर्तन की, जो विकास की नई रेखा खींची, वो दूसरे किसी ने आज तक नहीं खींचा। इंदिरा जी का भी आपको याद होगा कि अभी हमने सरेंडर कर दिया 25 बार, एक बार नहीं 25 बार ट्रंप ये कह चुका है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये सीज फायर हुआ है वो किसने कराया है? हमने कराया है, व्यापार के लिए कराया है, हमारे प्रधानमंत्री ने मुंह कर दिया। और यही बांग्लादेश को, पाकिस्तान को इंदिरा जी ने 2 टुकड़े में कर दिया अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध। तो ये सीखने और समझने की बात है, सोचने की बात है, किसने किया, कौन स्टेट्समैन, कौन देश का सच्चा नेता है। बिहार की राजनीति की जब भी बात होती है तो जातीय समीकरण बड़ा हावी कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि सच में बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण? देखिए, अगर कैंडिडेट अच्छा हो तो उसमें 2 चीजें होती हैं, न सिर्फ जाति बंधन बल्कि पार्टी बंधन भी टूटता है, और जो उस क्षेत्र के लिए काम करने वाला व्यक्ति वो जीतता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज भी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट लोग जीतते हैं, और आज भी बिहार में कई ऐसे लोग जीतते हैं क्योंकि अपने अपना उनका व्यक्तित्व, लोगों से जुड़ाव है उनका, इसके कारण जीतते हैं। ये व्यक्ति पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ, जाति है, एक सच है, इसमें जो नहीं, लेकिन उससे भी आगे बहुत कुछ है। 2 काल के विषय में आप क्या सोचते हैं? एक लालू काल है और एक नीतीश काल है, तो इन दोनों के काल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर दोनों की तुलना करने का कोई मतलब हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि 2005 में जो बच्चा पैदा हुआ आज वो वोटर हो गया, वो आज पूछेगा पिछले 20 साल में आपने क्या किया। अगर लॉ एंड खराब था, आपने क्या, आपने तो वहां जंगल बना दिया। आज की स्थिति है पटना में जो कि बिहार की राजधानी है, बिहार अभी 3 लोग चला रहे हैं जो बिहार का सच है, भूमि माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया। सरकार भी ही चला रहे हैं, बिहार भी ही चला रहे हैं। अपराध और अपराधियों के सामने बिहार नतमस्तक है। हर दिन हत्याएं, बहुत सारे कभी भी रजिस्टर। इस बार चुनाव से पहले कांग्रेस की अलग रूप देखने को मिल रही है। कांग्रेस आक्रामक अपने कैंपेन कर रही है, लेकिन कांग्रेस बिहार में कमजोर क्यों है? इसके पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं? परिस्थितियां ऐसी बनती चली है जिसके कारण की कांग्रेस निश्चित रूप से कमजोर हुई थी, और कांग्रेस से ही लोग टूटते। अगर आप देखिए ना, भाजपा ने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और पूरे भाजपा में 60% लोग जो है जो शासन में बैठे हैं, जो मंत्री हैं केंद्र में, राज्य में, सब कांग्रेस के, तो वो कांग्रेस युक्त हो गए। तो ऐसा है, कुछ अपॉर्चुनिस्ट लोग जिनमें ये हमने कहते हैं इतने दिनों तक हम रहे, तो कितने दिनों तक रहे तो नेचुरली लोगों का ये था जिसके कारण हम सत्ता से, कुछ गलतियां की भी जिसके कारण हम सत्ता से। लेकिन अब हम लोगों ने एक चीज देखा कि आज बिहार के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हर जगह आपको कांग्रेस से मिलेगा, हर कस्बे में, हर गांव में। हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा जिसकी कवायद शुरू। अभी इंटरनल पॉलिटिक्स की भी कांग्रेस में चर्चा चल रही थी, नए अध्यक्ष राजेश राम बने हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी कांग्रेस की? तो बहुत दिनों से ये है कि हमारे जो राहुल जी हैं, ये बार बार कह रहे हैं इस बात कि जो वंचितों को सही जगह दी जाए, उसी का ही काम। और अध्यक्ष तो बदलते हैं, कोई नई बात नहीं है। अगर आपका इशारा डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी की ओर है, तो वो भी तो CWC के मेंबर बने। यहाँ राजेश जी को काम करने लगे कि अखिलेश जी ने खुल के कहा इनको पूरा समर्थन करेंगे। आरजेडी कांग्रेस में कोई मनभेद तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। ये जरूर है कि भाई हर पार्टी चाहती है कि वो अधिक से अधिक सीटों पर, तो उसके लिए हो सकता है जैसे पिछली बार हम 70 सीटों पर लड़े, चाहेंगे कि हम उतने सीटों पर लड़े, उसमें कुछ कम बेसी होगा, थोड़ा सा वोट तो चलता ही रहता है। ये कोई
बड़ी बात नहीं है और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण कि महागठबंधन की एकता की नहीं हुई। उससे पहले एक और सवाल है कि राहुल गांधी को सबसे बड़ा धोखा नीतीश कुमार ने ही दिया। इस बात पर आपको क्या लगता है, सहमति है? देखिए, आपको एक बात, आप लोग सब राहुल जी पे सवाल करते हैं, क्या कारण है कि राहुल जी ने उनको संयोजक नहीं बनवाया? अगर ये संयोजक बन के चले जाते तो एनडीए इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति होगी? इंडिया की स्थिति हो जाए, कोई संयोजक चला जाएगा, यही कारण है शायद कि उनको नहीं बनाया गया। तो पहले से भाप लिया था, इंडिया लेकिन के मौका दिया। नेता पहले से इस चीज को जानते हाँ, थे कि बिल्कुल भाप गए थे ना कि नीतीश जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। किसी ने नहीं बनाया संयोजक, तो लोग तो कह ही रहे थे कि हमारा संयोजक, अब नीतीश जी ने मेहनत भी की थी इंडिया गठबंधन को एक साथ जोड़ने में, लोगों को लग भी रखता है। अगर कोई व्यक्ति इसलिए चला गया कि वह संयोजक नहीं बना, तो उससे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट और है। अभी आप भागलपुर को बहुत करीब से देख रहे हैं, वहाँ लगातार क्षेत्र में दौरा भी कर रहे होंगे, चुनाव भी लड़ने के लिए आप अभी बोले कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भागलपुर की सबसे बड़ी क्या समस्या है और आप कौन सी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, भागलपुर की समस्या ऐसे तो जो बिहार की आम समस्या है, वो समस्या है कि कहीं भी अगर आप देखिए तो विकास की किरण वहां तक शायद अभी तक नहीं पहुंची है। शिक्षा बहुत बड़ी समस्या है। पीएचसी के जो सेंटर्स है हमारे सुल्तानगंज में भी और हमारे जिले में, जो सीएचसी और पीएससी है, वहाँ ट्रेन हैंड है, वो नहीं भी तो रेगुलर नहीं रहते हैं, बंद रहता है। अस्पतालों में सीएससी पीएचसी सेंटर्स में दवाइयाँ नहीं मिलती, उसकी कमी रहती है। सिंचाई की भी समस्या कई क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके शाहपुर प्रखंड में, जहाँ पे की पटवन की बहुत समस्या है। और कई लोगों ने इस बात का वादा और दावा किया कि हम ये करा देंगे, चेक डैम बनवा देंगे, लेकिन चानन नदी पे आज तक वो नहीं बना है। महागठबंधन की जब सरकार की सिलसिले में कभी नीतीश जी से आपकी मुलाकात हुई कि भागलपुर के लोगों को यही चीज की जरूरत है, इस पर आपको काम करने की जरूरत है? महागठबंधन में हमारा जो मैनिफेस्टो कमेटी है, मैं पिछले वर्ष में 2020 के चुनाव में मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन, तो हम लोग जगह जगह जाके और लोगों को ये जन सरोकार का मैनिफेस्टो बनाने का प्रयास था। इस बार भी जो मैनिफेस्टो कमेटी है वो हर जगह जाके चीजों को समझ रही है और वो ढंग से बनाने का उसको प्रयास कर रही है। चाहे वहाँ बुनकरों की समस्या है, वहाँ पे अब एक समय में जब कोई सिल्क अंतर्राष्ट्रीय सिल्क क्या है, बिचौलियों के हाथ में खेल रहा है, इन सब चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत है, जो कि हमारे इस बार के ही मैनिफेस्टो में आएगा और हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे और उन चीजों को ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। एक साल के लिए अगर भागलपुर को पूर्ण अधिकार आपको दिया जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे। वहाँ जो बेरोजगारों की स्थिति है उनको सही करने का प्रयास करेंगे। कब से हम लोग सुन रहे हैं एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा। इससे व्यवसायियों को दिक्कत है, कई लोगों को दिक्कत है और हम लोगों को भी दिक्कत है। इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना होता है तो वो नहीं है, क्योंकि अब स्वास्थ्य की स्थिति आ नहीं रहे हैं। तो वो उन सब चीजों पे जो बुनियादी चीजें हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। या सिंचाई का सुविधा है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। सुल्तानगंज से आप तैयारी कर रहे हैं जी, कैसी है आपके वहाँ तैयारी क्षेत्र में? लोगों से मिलना जुलना, क्या वहाँ समस्या? सिर्फ लोगों से मिलना जुलना, बल्कि कुछ चीजें और भी है जो महत्वपूर्ण है। हर अभी जैसे आपको याद होगा कि माई मान योजना जो है वो कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें भी हम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है और हजारों महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है। तो आप ये समझिए ये हजारों महिलाएं नहीं है, हजारों दिल है, हजारों परिवार है जो कांग्रेस के साथ, महागठबंधन के साथ जुड़ा है। एक वो प्रयास है, तो समझने का भी प्रयास किया। हमने 160 से अधिक स्कूलों में गया व्यक्तिगत रूप से, सरकारी स्कूल, और उन सारे स्कूलों में मैंने स्वच्छता के बारे में चर्चा की और बच्चों को मैंने डेटॉल साबुन भी किया वहां पे। तो वहां स्कूलों की स्थिति जाने के बाद समझ में आई कि सरकारी स्कूलों की कितनी दशा है। कम ऐसे मिले जो कि आदर्श स्कूल की श्रेणी में आ सकते हैं, बाकी में तो पानी की पीने तक की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को शौच की व्यवस्था ढंग की नहीं है। एक एक कक्षा में 2-2, 3-3 कक्षाएं चलती है, बहुत बुरी स्थिति में है। और मिड डे मील के नाम पे बच्चे स्कूल पे जाते ही
लेकिन हमको नहीं लगता कि अगर आप अचानक से चली गई बिना कोई सूचना के, आप बैठ के बच्चों के साथ खा सकते हैं। तो जिस तरह का भोजन किया, तो इन सब में काफी सुधार की जरूरत है। एक और चीज है कि सुल्तानगंज से आप जारी कर ही रहे थे, और क्या आपको लगता है महागठबंधन में वो सिर्फ कांग्रेस हो जाएगी? आप देखिए, कांग्रेस के लिए मजबूत सीट है, तो पिछली बार भी लड़े थे, अभी वहाँ जदयू का भी है, तो वो मजबूत सीट है। और ऐसा लगता है कि ये सीट आना चाहिए, और उसके लिए हमारे जो प्रभारी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, तो इसके लिए पूरा अपना प्रयास भी कर रहे हैं कि वो सीट आए, वहाँ से लड़े। हालांकि चुनाव में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, और ये भी बात है कि अभी जो समय है वो समय है मसल पावर का, मनी पावर का। तो कभी कभी इसमें चीजें फिसल जाती हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो उससे चीजों को देखती है, लेकिन इसके बावजूद मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो लगता है कि हमारी पार्टी भी कॉन्फिडेंट है सुल्तानगंज कांग्रेस को। कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा है, एक्टर कौन से आपके पसंदीदा है? देखिए, ऐसा है कि मैं पुरानी फिल्में ज्यादा देखता हूँ, हालांकि मैं कोई भी फिल्म देखता हूँ, पूरा देखता हूँ, फिल्म देखने के लिए फिल्म देखता हूँ। ऐसे नशे साहब हमारे पसंदीदा कलाकार है? प्रसिद्ध कलाकार हैं हमारे, समय कपूर वो प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो कई लोग हैं जिनकी फिल्में देखता हूँ, लेकिन मैं फिल्म सिर्फ फिल्म देखता हूँ। कभी आपने सिर्फ पुरुष कलाकारों का ही नाम लिया, कोई आपकी महिला कलाकार कोई खास नहीं रही? अब देखिए, महिलाओं में बहुत इज्जत करता हूँ, तो मुझे सारी होनी अच्छी लगती है। ऐसे आप अगर कहें तो पुराने में मुझे पैदा रहमान बहुत अच्छी लगती है। उसी श्रेणी में फिर आशा पाले की मुमताज रही, उसके बाद फिर इसमें सुष्मिता सेन। इस शादी के बाद आपको ये सुष्मिता सेन अच्छी लगती थी पहले? सुष्मिता सेन हमको हमेशा से अच्छी लगी, आज भी लगती है। टेलीविजन पर कोई गाना वाना आता है मुमताज का, तो हमारी पत्नी कहती है कि आनंद देखो तुम्हारी, तो उसमें कोई नाराजगी नहीं है? कोई नहीं, फिल्म देखने के लिए फिल्म देखते हैं और मनोरंजन के लिए। राजनीति में कोई एक ऐसा पल आया जब आपको लगा कि ये सब सारी छोड़ दूं? कि राजनीति में आप अगर आप देखेंगे हर दिन संघर्ष है, और आपको ये बताएं कि जैसे मैं रहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैं रहा डेवलपमेंट सेक्टर में, मैं मीडिया वर्ल्ड में रहा, बट पॉलिटिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन। एवरी मिनट, एवरी टाइम यू नीड टू प्रूव इट to everyone, the people who matters। लेकिन इसके बावजूद राजनीति एक ऐसी चीज है, अगर वो नशा तो अभी हम लोगों ने सिर्फ राजनीति और बिहार की राजनीति पर बात नहीं की, आनंद माधव जी के जीवन पर भी बात की, उनको क्या अच्छा लगता है, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, इसके अलावा बिहार को लेकर उनके दिमाग में क्या रोडमैप है, भागलपुर को लेकर भी विकास को लेकर उन्हें रोडमैप बताया। चौपाल डायरी से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और हमसे इतनी लंबी बातचीत की।